नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। इजरायल और ईरान के बीच 12 दिनों तक चला युद्ध अब खत्म हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब से बस थोड़ी देर पहले ट्रुथ सोशल पर सीज फायर वाला एक और पोस्ट किया। इस पोस्ट में ट्रंप ने लिखा है कि अब इजरायल ईरान पर कोई अटैक नहीं करेगा। इजरायली एयरफोर्स के सारे फाइटर एयरक्राफ्ट वापस लौटेंगे। इजरायल के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने भी बस अभी ऐलान किया है कि ईरान के साथ उसका सीज फायर शुरू हो चुका है। इजरायल के पीएम ऑफिस के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू से फोन पर बात की है, जिसके बाद इजरायल ने कोई भी हमला ना करने का फैसला किया है। भारत ने भी इजरायल और ईरान के बीच हुए सीज फायर का स्वागत किया है। तेहरान में वहां के लोकल टाइम के मुताबिक शाम 6 बजे विक्ट्री सेलिब्रेशन शुरू हो रहा है, जो अब से बस थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगा। 12 दिनों तक चले इस युद्ध में इजरायल भी अपनी विक्ट्री क्लेम कर रहा है, ईरान भी अपनी विक्ट्री क्लेम कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में पैनिक पड़ गया है। पाकिस्तान को लग रहा है कि इजरायल ईरान युद्ध खत्म होने के बाद कहीं अगला नंबर उसका तो नहीं आने वाला। पाकिस्तान में कमेंट्री शुरू हो गई है कि बहुत जल्द भारत हमला करने वाला है। पाकिस्तानी एयरफोर्स को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है और इसकी वजह नरेंद्र मोदी की वो चेतावनी है जो उन्होंने आज दी है। मोदी ने आज फिर कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ 22 मिनट में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। मोदी ने यह भी कहा कि भारतीयों का खून बहाने वाले आतंकियों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। एनआईए ने भी अपनी जांच रिपोर्ट में कहा कि पहलगाम हमले के तीनों आतंकवादी पाकिस्तान के ही थे, यानी पाकिस्तान का एक और हिसाब होना बाकी है और कुछ ही घंटों में यह हिसाब हो सकता है। इजरायल ईरान वॉर फ्रंट पर सीज फायर, क्या अब दूसरे फ्रंट पर फायर? पाकिस्तान को क्यों लग रहा है हिंदुस्तान के हमले का डर? हिंदुस्तान एक दफा हमला जरूर करेगा। पाकिस्तान में यही टेप क्यों चल रहा है? भारत किसी भी वक्त हमला कर सकता है। इस्लामाबाद में यह कमेंट्री क्यों हो रही है? पाकिस्तानी एयरफोर्स हाई अलर्ट पर है। पूरे पाकिस्तान में रेड अलर्ट है। तो क्या ईरान के बाद अब पाकिस्तान का नंबर है? लग तो ऐसा ही रहा है। पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी के नाम का फियर एक बार फिर दिख रहा है, क्योंकि मोदी ने एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया है, पाकिस्तान को चेताया है और मुनीर से लेकर शहबाज तक सबको वार्निंग दे दी है। हिंदुस्तान का ऑपरेशन सिंदूर इस वक्त भी एक्टिव है। दुनिया ने यह भी देखा है भारत का सामर्थ्य क्या है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर नीति को दुनिया के सामने एकदम स्पष्ट कर दिया है। भारतीयों का खून बहाने वाले आतंकियों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। दुश्मन को 22 मिनट में घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। मोदी ने यह सब कुछ दिल्ली में कहा, असर इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक दिखा। पाकिस्तान में पैनिक मचना शुरू हो गया। पाकिस्तान में भारत की अगली स्ट्राइक का खौफ कितना ज्यादा है, इसका अंदाजा आप इस कैप्शन को पढ़कर लगा सकते हैं। रिस्क और इंडियन अटैक से लेकर इंडिया पाकिस्तान वॉर कंटिन्यू वाले कैप्शन तक पाकिस्तान अब मानकर बैठा है कि हिंदुस्तान कुछ बड़ा करने वाला है, मोदी कुछ बड़ा करने वाले हैं। उसे भी यह लग रहा है कि जो हाल ईरान का हुआ, कहीं वैसा ही हाल तो पाकिस्तान का नहीं होने वाला। पाकिस्तान को इस बात की भी फिक्र सता रही है कि जैसे हमले ईरान ने अमेरिकी एयरबेस पर किए, कहीं वैसे ही हमले हिंदुस्तान एक बार फिर पाकिस्तानी एयरबेसेस पर तो नहीं करने वाला। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के संभावित हमले की चिंता सही है, क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का तीसरा फेज शुरू कर दिया है और इस बार इसकी कमान एनएसए अजित डोवल ने संभाल रखी है। डोवल इस वक्त एससीओ के एनएसए मीट के लिए बीजिंग में हैं और वहां से उन्होंने पाकिस्तान की घेराबंदी शुरू कर दी है। एससीओ में एनएसए की मीटिंग के दौरान डोवल ने लश्कर तैयबा का जिक्र किया, जैश ए मोहम्मद का जिक्र किया। डोवल ने इसी मीटिंग में भारत के ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया और बीजिंग में बैठकर इस्लामाबाद तक भारत का मैसेज डिलीवर कर दिया कि भारत
पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद के खिलाफ अगली स्ट्राइक के लिए रेडी है। फिर क्या था, जैसे ही पाकिस्तान में डोवल डॉक्ट्रीन वाला मैसेज पहुंचा, इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक शोर मचना शुरू हो गया। हिंदुस्तान के अगले हमले का डर कैमरे पर दिखने लगा। इस वक्त पाकिस्तान में टेंशन है। इसकी एक वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी हैं। ट्रंप ने मुनीर से लेकर ईरान, इजराइल तक सबको ब्लफ किया और हर कोई ट्रंप के ब्लफ में फंसता चला गया। पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया। बदले में ट्रंप ने ईरान पर B-2 बॉम्बर से बम फेंक दिया। और जब ईरान ने अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पर मिसाइल से हमला किया तो खबर आई कि ईरान ने बताकर अटैक किया ताकि अमेरिका अपने सैन्य साजो सामान मिडिल ईस्ट के एयरबेस से हटा सके। हुआ भी वही। ईरान के हमले में अमेरिका को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और इसके बाद ट्रंप ने वही सीज फायर वाला क्रेडिट गेम खेलना शुरू कर दिया जो उन्होंने 10 मई की शाम को भारत पाकिस्तान युद्ध में सीज फायर का क्रेडिट लेकर शुरू किया था। ट्रंप ने इजराइल ईरान के मामले में भी वही नैरेटिव दिया जो उन्होंने भारत पाकिस्तान को लेकर दिया था। क्लेम किया कि इजराइल और ईरान दौड़ते हुए अमेरिका के पास शांति के लिए आए। डोनाल्ड ट्रंप ने 10 मई की शाम 5:25 पर भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का क्रेडिट लेने वाला पोस्ट किया था और इस बार ट्रंप का पोस्ट सुबह 10:38 पर आया। इस सीज फायर का क्रेडिट भी ट्रंप ने अपने माथे पर ही चिपकाया। मगर याद कीजिए, 10 मई की शाम ट्रंप का सीज फायर वाला पोस्ट आने के बाद उसी दिन रात में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया था और इस बार भी ट्रंप का सीज फायर वाला पोस्ट आने के बाद ईरान ने इजराइल पर अटैक किया। मई के महीने में सीज फायर का उल्लंघन करने वाले पाकिस्तान को भी भारत ने करारा जवाब दिया और इस बार इजराइल ने भी ईरान के साथ वही किया। यानी ट्रंप के सीज फायर वाले ब्लफ को शुरुआत में ना तो ईरान ने सीरियसली लिया और ना ही इजराइल ने सीरियसली लिया और यह देखकर ट्रंप का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I'd never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what doing. Do you understand that? इकलौते नरेंद्र मोदी ऐसे लीडर हैं जो ट्रंप के झांसे में नहीं आए, बाकी सब के सब फंसते चले गए। हिंदुस्तान में मोदी विरोधियों को, मोदी के दुश्मनों को समझ में नहीं आया कि ट्रंप क्या चीज है और वो ट्रंप के जाल में फंसकर हिंदुस्तान को ही कमजोर साबित करने लगे। राहुल गांधी की पार्टी ने इसमें लीड लिया, नरेंद्र सरेंडर वाला नैरेटिव गढ़ दिया और यह नैरेटिव कांग्रेस आज भी चला रही है। कांग्रेस पार्टी की टाइमलाइन पर इस वक्त भी आपत्तिजनक कार्टून घुमाए जा रहे हैं, विवादित पोस्ट किए जा रहे हैं। टॉप टू बॉटम कांग्रेस के हर छोटे बड़े नेता को जो पर्चा हाईकमान से मिल रहा है वो उसे फैलाया जा रहा है। मोदी से नफरत ऐसी कि इजराइल ईरान में सीज फायर का ऐलान हुआ, गाजा में युद्ध विराम का ऐलान नहीं हुआ। कांग्रेस वाले इसमें भी मोदी का ही कसूर ढूंढ रहे हैं, भारत की विदेश नीति को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। असलियत यह है कि अपने देश की विदेश नीति को जो धता बताया है मोदी जी ने, उसका फलसफा यह है, क्योंकि विदेश नीति तो कोई है नहीं। विदेश मंत्री लेजर आंख लाल लाल लगाकर रील बनाने में व्यस्त हैं, मोदी जी सही कैमरा एंगल ढूंढने में व्यस्त हैं। 17 बार ट्रंप सीज फायर का श्रेय ले चुके हैं। इससे बड़ा हमारे माथे पर और कलंक क्या होगा और सरकार मूक दर्शक क्यों बनी रही है? इससे बड़ी धज्जियां, इससे ज्यादा कलई हमारी विदेश नीति की कभी नहीं खुली है। हम विश्वगुरु बनने का दंभ भरते हैं, लेकिन वैश्विक पटल पर अमेरिका एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है हमारी फजीहत करने का। मतलब कहने को तो उनकी रगों में गरम खून और गरम सिंदूर खौलता है, ट्रंप का नाम सुनकर भीगी बिल्ली क्यों बन जाते हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं है? मूक दर्शक क्यों बन जाते हैं? ऐसा लग रहा है कि इन दिनों देश की सबसे पुरानी पार्टी को देश की सरकार पर नहीं, ट्रंप की बातों पर, ट्रंप के सीज फायर वाले दावों पर ज्यादा भरोसा है। वैसे कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई और भी है।
जिसे ट्रम्प बड़े रास आ रहे हैं वो कोई और नहीं, पाकिस्तान और उसका आर्मी चीफ मुनीर है, जो कांग्रेस हिंदुस्तान में दिन रात मुनीर मुनीर चिल्लाकर मोदी को ताना मारती है। आज उस कांग्रेस को भी ये देख लेना चाहिए कि पिछले 48 घंटों से पाकिस्तान में मुनीर को कितनी गालियां पड़ रही हैं। मुनीर चले तो थे ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करने, मगर अब यही नॉमिनेशन पाकिस्तान में वहां के फील्ड मार्शल के लिए गले की फांस बन चुका है। जो कैमरे पर आ रहा है मुनीर पर गालियां ही बरसा रहा है। ट्रंप के साथ मुनीर ने लंच पर पाकिस्तान का सौदा कर लिया, हर कोई यही कहे जा रहा है। यानी ट्रंप के साथ लंच करके जो मुनीर इतना उछल रहा था, अब पाकिस्तान में ही उसकी मिट्टी पलीद हो गई है। मुनीर का ना सिर्फ ट्रंप कार्ड फेल हो चुका है, बल्कि पूरे पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती हो गई है। पहले ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करना और फिर पब्लिकली ईरान पर अमेरिका के हमले की निंदा करना, इसने ट्रंप को नाराज कर दिया है। और इस नाराजगी का किस्सा भी खुद पाकिस्तानी ही सुना रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बहुत नाराज हैं। बार बार गुस्सा कर रहे हैं क्योंकि सीजफायर के बाद भी इजरायल ईरान एक दूसरे पर मिसाइल गिरा रहे हैं, बम दागे जा रहे हैं, बम दोनों ओर से गिर रहे हैं। लेकिन ट्रंप बार बार नेतन्याहू को ही बोल रहे हैं, एक ही बात कह रहे हैं, पायलट्स को वापस बुला लो, ईरान पर हमला मत करो। ये वही ट्रंप हैं जो कल तक ईरान पर गुस्सा थे, खामेनेई पर आग बबूला थे। चौंकाने वाली बात यह है कि ये सब तब हो रहा है जब खामेनेई कुछ ही घंटे पहले अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइलें दाग चुके हैं। ये तब हो रहा है जब खुलेआम ईरान ने 7 घंटे तक ट्रंप का सीजफायर माना ही नहीं। ये तब हो रहा है जब ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम चीफ कह चुके हैं कि वो फिर से प्लान शुरू करेंगे। समझ नहीं आ रहा कि आखिर चल क्या रहा है। अमेरिका का रुख अचानक बदल क्यों गया? कल तक ईरान में सत्ता परिवर्तन की बात करने वाले ट्रंप खामेनेई पर नरम क्यों पड़ गए हैं? मिडिल ईस्ट की पावर पॉलिटिक्स में आगे क्या होगा? क्या खामेनेई अब एटम बम लेकर लौटेंगे? क्या खामेनेई अब मिडिल ईस्ट के खलीफा बनेंगे? इस रिपोर्ट में देखिए। इजराइल अमेरिका से जंग में क्या ईरान को सेफ एग्जिट मिल गया? क्या खामेनेई मिडिल ईस्ट में सबसे पावरफुल बनकर आने वाले हैं? क्या खामेनेई के पास अभी भी न्यूक्लियर बम बनाने का सामान बचा है? क्या मिडिल ईस्ट में खामेनेई को रोकने वाली कोई पावर नहीं है? मिडिल ईस्ट की जंग में सबसे ज्यादा चर्चा खामेनेई की हो रही है, क्योंकि भीषण जंग के बाद भी खामेनेई खुद सेफ हैं, खामेनेई की हुकूमत सेफ है, खामेनेई का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी सेफ है। खामेनेई दुनिया के वो शख्स बन गए हैं जिसने अमेरिकी बेस पर मिसाइल बरसाकर अपनी मसल पावर भी दिखा दी है। खामेनेई ने 12 दिन तक इजराइल पर मिसाइल की बारिश कर मिडिल ईस्ट को अपनी हैसियत भी बता दी। ईरान ने दिखा दिया है कि वो मजबूत और बहादुर दोनों हैं। ईरान की शक्ति का एहसास अब पूरी दुनिया को हो चुका है। ये ऐतिहासिक घटना है। 13 जून को वो दिन याद कीजिए जब ईरान इजराइल के बीच जंग शुरू हुई, मिसाइल बम की भीषण बारिश शुरू हुई। जंग के शुरू में किसी को नहीं लग रहा था खामेनेई बच जाएंगे, किसी को नहीं लग रहा था खामेनेई का न्यूक्लियर प्रोग्राम बच जाएगा। इजराइल जिस तरह ईरान पर बम बरसा रहा था, अमेरिका जैसे खामेनेई को धमका रहा था, तब लोगों ने खामेनेई का काउंटडाउन शुरू कर दिया था। खामेनेई के पास 2 ही ऑप्शन नजर आ रहे थे कि या तो वो सरेंडर करें, न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दें, या फिर मरने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन खामेनेई झुके नहीं, ऐलान कर दिया था कि सरेंडर नहीं करेंगे, इजराइल से जंग लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और हुआ भी ठीक वैसा ही।
که دشمن با تبلیغات فریبکارانه خودش दुश्मन गलत प्रचार से सच्चाई छिपा रहा है। उसने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ा अपराध किया है। उसे दंडित किया जाना चाहिए और उसे दंडित किया भी जा रहा है। उसे अभी सजा दी जा रही है। ईरान की सेना दुश्मन के खिलाफ लड़ रही है और हमारे पास भविष्य में इससे भी बड़ी सजा देने की तैयारी है। ईरान की जंग में अमेरिका और इजराइल के दो सबसे बड़े टारगेट थे। टारगेट नंबर 1 ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह करना, टारगेट नंबर 2 खामनेई की हुकूमत को खत्म करना। इन दो टारगेट को हासिल करने में इजराइल ने पूरी ताकत लगा दी। 12 दिन की जंग में एक बार नहीं कई बार खामनेई की न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया। एक साइट पर कई बम गिराए। इजराइल ने नतांज, अराक, इस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटी पर प्रिसाइज अटैक किए। इजराइल के हमले में ईरान के 20 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए। इन हमलों से ईरान का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट डिले जरूर हो गया, लेकिन बंद नहीं हुआ। इजराइल के किसी भी अटैक में ईरान में रेडिएशन लीक नहीं हुआ, यानी प्यूरिफाइड यूरेनियम को नुकसान पहुंचने की कोई खबर नहीं आई। हजारों सेंट्रीफ्यूज मशीनों में से किसी मशीन के तबाह होने की तस्वीर भी नहीं आई। इजराइल जैसी कोशिश अमेरिका ने भी की। फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर बंकर बस्टर बम गिराए। नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर 2.5 दर्जन से ज्यादा टीम हॉक मिसाइलें दागी। लाखों किलो बारूद बरसाकर अमेरिका दावा कर रहा है कि उसने ईरान की सबसे सेफ न्यूक्लियर साइट तबाह कर दी, न्यूक्लियर प्रोग्राम बर्बाद कर दिया है। ये बात सच भी है। अमेरिकी अटैक से ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान हुआ है। खामनेई की न्यूक्लियर यूनिट तबाह हो गई है। लेकिन फिर भी नहीं लग रहा है कि ट्रंप अपना असल मकसद हासिल कर सके हैं। लग नहीं रहा है कि ईरान की परमाणु क्षमता खत्म हो गई है। क्यों, समझ लीजिए। अमेरिकी अटैक के बाद भी ईरान में रेडिएशन लीक नहीं हुआ। सवाल यह है कि अमेरिका ने अगर सही टारगेट हिट किया था तो ईरान का यूरेनियम भंडार कहां गया? कहीं ऐसा तो नहीं अमेरिका और इजराइल के हमले से पहले खामनेई ने प्यूरिफाइड यूरेनियम कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया हो, जिसकी भनक किसी को नहीं है। इजराइल ईरान की जंग में पहले दिन से लोगों को लग रहा था सबसे बड़ा लूजर खामनेई होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस जंग में खामनेई ही सबसे चालाक निकले हैं। खामनेई ही सबसे बड़े खिलाड़ी निकले हैं। कैसे, समझ लीजिए। इजराइल कह रहा है कि 20 साइंटिस्ट मारकर उसने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह कर दिया है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में 5000 से ज्यादा जूनियर और सीनियर साइंटिस्ट की टीम लगी हुई है। इकलौती नतांज साइट पर ही 3000 से ज्यादा लोगों की टीम काम कर रही है। हाँ, ये बात सच जरूर है कि इजराइल ने 20 साइंटिस्ट को मारकर न्यूक्लियर प्रोग्राम डिले कर दिया है, लेकिन ये बंद हो गया है, ये कहना मुश्किल है, गलतफहमी है। ईरान थोपे गए युद्ध के खिलाफ है। हम पहले की तरह थोपी गई शांति के भी खिलाफ हैं। ईरान प्रतिबंधों के दबाव में कोई सरेंडर नहीं करेगा। मुझे लगता है कि उनके मालिकों को ये समझ आ गया होगा। ईरान इजराइल की जंग में लोगों को एक और गलतफहमी भी हुई है। लोगों को बैटलफील्ड में अमेरिका के एंट्री के बाद लग रहा था कि खामनेई को झुकना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा, नहीं तो उनकी सत्ता जाएगी या उनकी जान जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। खामनेई ने दुनिया को अमेरिकी हमले का जवाब देकर दिखा दिया। अमेरिकी बेस पर मिसाइल दागकर दिखा दी। खामनेई ने पूरे मिडिल ईस्ट को बता दिया कि वो झुकेंगे नहीं, सरेंडर तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। खामनेई का अग्रेशन बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, बल्कि खुद अमेरिका को ही सीज फायर का ऐलान करना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी
खामनेई ने अपने तेवर खूब दिखाए। डोनाल्ड ट्रंप ने 3:32 पर सीज फायर का ऐलान किया। इसके ठीक 2 घंटे 44 मिनट बाद सुबह 6:16 पर ईरान के विदेश मंत्री ने सीज फायर से इनकार कर दिया। ट्रंप के ऐलान के बाद ईरान के हमले जारी रहे। इजराइल को सुबह खामनेई ने जमकर मसल और मिसाइल पावर दिखाई। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागकर तेल अवीव में बिल्डिंग के परखच्चे उड़ा दिए। बरशेबा में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को देखते ही देखते मलबा बना दिया। ईरान के हमले में पूरे नॉर्दर्न इजराइल में सायरन गूंजने लगे। इधर ट्रंप सीज फायर का क्रेडिट क्लेम कर रहे थे, उधर ईरान फुल फोर्स के साथ फायर कर रहा था। खामनेई दुनिया को अपनी मसल पावर दिखा रहे थे, मुस्लिम वर्ल्ड को अपनी हैसियत दिखा रहे थे। खामनेई ने रात में अमेरिकी बेस पर वार किया और सुबह इजराइल पर आखिरी प्रहार भी किया। और मैसेज डिलीवर कर दिया कि वो किसी के प्रेशर में नहीं है, किसी मिसाइल या बम से उनके इरादे बदले नहीं जा सकते।